अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एसेलुलर लाइफ वायरस के बारे में समराइज लेक्चर हम ये तैयार करेंगे। तो आइए ये करते हैं। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं तो मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। तो वायरस जो है ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पे होता है। इसमें डिफरेंट करेक्टर्स जो होते हैं वो लिविंग के होते हैं और डिफरेंट नॉन लिविंग के भी होते हैं। जिस तरह के वो ये आरएनए और डीएनए इसमें एग्जिस्ट होता है। कभी इसमें कभी एक में आरएनए होगा, कभी डीएनए होगा, दोनों एक साथ नहीं होते। कभी किसी में आरएनए होगा, किसी में डीएनए होगा। प्लांट और एनिमल में मोस्टली आरएनए होते हैं, बैक्टीरिया में डीएनए होता है। और इसमें म्यूटेशन होता है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे करेक्टर जो है लिविंग थिंग्स के हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पे देखा जाए तो ये सब सेलुलर है, नॉन सेलुलर बॉडी है। तो इस वजह से और इसको क्रेस्टल भी किया जाता है, एक्सक्रीट भी नहीं करता, रिस्पायरेशन भी नहीं कर सकता और एक्सक्रीशन भी नहीं कर सकता। तो ये जो सारे और इस क्रिस्टल फॉर्म में स्टोर भी हो सकता है। तो ये सारे करेक्टर जो है ये नॉन लिविंग के हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। डिस्कवरी पे अगर देखें तो सबसे पहले लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच ने इसके बारे में कुछ तहकीकात जारी की कि इस तरह टोबैको मोज़िक डिजीज़ जो था, इस तरह कुछ डिजीज़ थी जिसकी एक्सट्रैक्शन निकाले तो उससे बैक्टीरिया को एक्सट्रैक्ट किया, लेकिन फिर भी वो डिजीज़ काज करते थे। तो काजेटिव एजेंट फिर भी हो सकता था। फिर इवानोविस्की ने वहाँ पर 1892 में कुछ दलाइल पेश की उसके बारे में, लेकिन लास्ट में W.M. स्टैनली ने 1935 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज़ करके उसने भी ये प्रूव किया कि यहाँ पर बैक्टीरिया के अलावा हमारे साथ दूसरा भी चीज़ होता है, कंटीजियस, बहुत ख़तरनाक चीज़, जो कि अगर हम इसको बैक्टीरिया उस फिल्ट्रेट से हम बैक्टीरिया फ़िल्टर भी करें तब भी वो इन्फेक्टेड साबित हो सकता है, जिसका नाम है वायरस, जिसका नाम बाद में वायरस रखा गया। तो वायरस की क्लासिफिकेशन पे आएंगे। शेप के लिहाज से देखा जाए 3 तरह के होते हैं। स्पेरिकल जिस तरह के पोलियो वायरस है, टेटपोल शेप जिस तरह के बैक्टीरियोपेज है, और राड शेप जिस तरह के टोबैको मोज़िक या HIV वायरस है। अगर इस तरह क्लासीफाई हम करें इसको एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया के, तो एनिमल वाले वो होते हैं जो एनिमल को डिजीज़ काज करते हैं। एनिमल में जिस तरह के स्मॉल पॉक्स हुआ, मीजल, मम्प्स एंड इन्फ्लुएंजा, पोलियो। प्लांट में देखा जाए तो टोबैको मोज़िक और टोमेटो मोज़िक वायरस है, पोटैटो मोज़िक वायरस है। इस तरह डिफरेंट सारे हैं जो कि प्लांट में डिजीज़ करते हैं। और अगर बैक्टीरियोपेज का देखा जाए तो टीपोर वायरस जो होता है वो बैक्टीरियोपेज में डिजीज़ काज करते हैं। यहाँ पर है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोपेज, स्ट्रक्चर ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस और स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस ऑलरेडी हम एक वीडियो में मैंने शेयर किए हैं और आप लोग वो देखेंगे। उसका लिंक मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा ग्रुप में, तो वो वीडियो आप ऑलरेडी देखेंगे। तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो मज़ीद टाइम इस पर ज़ाया नहीं करेंगे और इसको स्किप करेंगे और आगे जाएंगे। यहाँ पर हम करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोपेज। तो बैक्टीरियोपेज के लाइफ साइकिल पे आएंगे क्योंकि इसके से पहले जो 3 चीज़ों के HIV वायरस हुआ, फ्लू वायरस हुआ और बैक्टीरियोपेज वायरस का स्ट्रक्चर हुआ, वो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं। उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो लाइफ साइकिल पे आएंगे। लाइफ साइकिल में अगर आप देखें तो 2 तरह के लाइफ साइकिल होते हैं। एक लाइसोजेनिक होता है, दूसरा लाइटिक साइकिल होता है। मेटाबॉलिकली जब बैक्टीरिया एक्टिव होता है तो ये वाला साइकिल होगा, जब इनएक्टिव होता है तो फिर ये वाला साइकिल होगा। यूजुअली ये वाला साइकिल ज़्यादा होता है, ये कम होता है, और कभी ये ज़्यादा होता है। डिपेंड करता है इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे, मेटाबॉलिक पेस पे, कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके एक्टिव है या पैसिव है। किस तरह फिर अटैक करते हैं। ये बैक्टीरिया सेल है और ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया पे यहाँ पर T4 वायरस अटैक करता है और इसकी जो सेल वाल है इसके साथ अटैच हो जाता है। फिर अटैचमेंट के बाद यहाँ पर लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रीशन के बाद यहाँ पर ये सेल वाल जो होता है वो लाइसिस होता है सेल वाल की, और फिर वो अपना DNA एंटर करता है। यहाँ पर उसने अपना DNA एंटर किया है। तो यहाँ पर इससे 2 तरह की साइकिल हो सकती है, या ये वाला साइकिल स्टार्ट होगा या ये वाला साइकिल स्टार्ट होगा। मेटाबॉलिकली अगर एक्टिव हो तो ये वाला साइकिल स्टार्ट होगा, इनएक्टिव हो तो ये वाला, एक्टिव हो तो ये वाला होगा। ये इसको कहते हैं होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन, और इसको कहते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। यहाँ पर होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन होता है, यहाँ पर को एग्जिस्टेंस पीसफुली करता है जो ये वायरस होता है। ये जिस तरह की ये बैक्टीरियल DNA जो होता है ये ख़ुद ही जिस तरह के रिप्रोड्यूस होता है, ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरह इसके साथ अटैच होकर ये वाला पेज वाला DNA जो होता है इसके साथ अटैच होकर जब ये रिप्रोड्यूस होता है तो इसके साथ ये भी रिप्रोड्यूस होगा, और इस तरह ये अपने डिवीज़न को कंटिन्यू करता है। तो अगर जितने सेल ये बनाते हैं बैक्टीरिया सेल को एग्जेसफुली पीसफुली, तो ख़ुद जिस तरह नॉर्मली वो बनाते हैं तो ये भी उसके साथ इस तरह नॉर्मली बनाएगा, और इस तरह इसका कोई इतना हार्म नहीं होता। तो होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन ये होता है। लेकिन अगर एक्टिव मेटाबॉलिकली एक्टिव हो बैक्टीरियल सेल तो फिर ये वाला साइकिल आपके साथ स्टार्ट होगा। फिर
इस बैक्टीरियल मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पर मेटाबॉलिक जो मशीनरी है इसको अपने कब्जे में लेती हैं ये, और अपने मर्ज़ी की फिर डीएनए बनाती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है और डीएनए बनाती है, और अपने प्रोटीन सिंथेसिस के बाद अपने डीएनए बनाती है, डीएनए के बाद अपने डीएनएस बनाने के बाद उसका अपनी कैप्सूल बनाती है, और फिर इस तरह बहुत सारे बनाने के बाद बहुत सारी पेज वायरस अंदर जब बनते हैं तो इसको बस्टिंग होती है और बैक्टीरियल सेल इस तरह तबाह करता है, पूरी तबाह करता है, और इस तरह बहुत सारी एक ही साइकिल में बहुत सारे पेज वायरसेस यहाँ पर आ सकते हैं और फिर नई बैक्टीरियल सेल पर इस तरह हमला कर सकता है। तो ये दो तरह के साइकिल है, क्योंकि ये वाला ख़तरनाक है, ये वाला पीसफुली है। तो ये दो तरह की रिप्रोडक्शन साइकिल लाइफ साइकिल होते हैं बैक्टीरियोफेज की। यहाँ पर है ये हमारे साथ HIV का स्ट्रक्चर ऑलरेडी हमने स्टडी किया है और इसका लिंक मैंने शेयर किया आपके साथ। तो अब हम करेंगे HIV का लाइफ साइकिल के HIV यहाँ पर ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल की CD4 पे ये अटैक करके यहाँ पर एंटर हो जाता है। एंट्री के बाद यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का, जिसमें 3 तरह के एंजाइम होते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज और प्रोटीएज, ये 3 तरह के एंजाइम इसमें होते हैं। सबसे पहली फंक्शन एंजाइम जो होता है, फंक्शन सबसे पहले एंजाइम का जो होता है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो होता है ये RNA होता है, सिंगल RNA पीस जब एंटर होता है तो ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, और 2 में डिवाइड होने के बाद ये DNA बनाता है। तो दो स्टैंडर्ड बनाते हैं हमारे साथ RNA की। तो यहाँ पर ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती हैं, RNA से DNA बनता है। फिर ये DNA जो होता है ये बाहर जाके दो तरह के जो दो डबल स्टैंडर्ड RNA हमारे साथ बन गए। डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकते हैं, सिंगल स्टैंड DNA भी होते हैं, आपने पढ़ा होगा या नहीं, लेकिन हो सकते हैं। डबल स्टैंड RNA भी हो सकता है और सिंगल स्टैंड DNA भी हो सकता है, आपने नहीं पढ़ा होगा। फिर स्टेप नंबर 2 ये हुआ। फिर स्टेप नंबर 1 ये था कि यहाँ पर अटैचमेंट हो जाता है। दूसरा स्टेप ये था कि डबल स्टैंडर्ड RNA बनता है। तीसरा स्टेप ये था कि यहाँ पर इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन ये होगी कि इंटीग्रेज एंजाइम जब सिक्रीट हो जाएगा तो यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी इसकी RNA की। यहाँ पर ये ह्यूमन सेल न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये जो है ये ह्यूमन सेल न्यूक्लियस है। यहाँ पर इस ह्यूमन सेल का अपना DNA है, ये ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है ये अपना है, और ये रेड वाला जो है ये इस HIV का जो है DNA है, RNA है, डबल स्टैंडर्ड RNA है। तो ये अब आके एंटर हुआ और इसके साथ अटैच हुआ। जब ये इसकी इंक्रीज़ हो जाती है, इसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, ये ख़ुद को इंक्रीज़ करता है, डिवीज़न होती है, इसकी सेल डिवीज़न, इसके डिवीज़न होती है, तो इसके साथ साथ इसकी भी डिवीज़न होगी और दोनों फिर इंक्रीज़ होगी। तो जब हमारे अपनी DNA इंक्रीज़ होगी तो इसके साथ साथ ये भी DNA इंक्रीज़ होगी, और इन दोनों को कहते हैं, जब ये कम्बिनेशन बनाते हैं तो इसको कहते हैं प्रो वायरस। तो प्रो वायरस के इंक्रीज़ होने के साथ साथ फिर HIV वायरस इंक्रीज़ होगी, HIV वायरस RNA इंक्रीज़ होगी। RNA इंक्रीज़ के बाद फिर ये RNA निकलती है यहाँ से, और फिर जो प्रोटीज एंजाइम है इसकी वजह से प्रोटीन भी बनाती है। प्रोटीन बनाने के बाद यहाँ पर अपना ये RNA इस खुद को इनक्लोज करता है, ये कैप्सूल भी बनाती है अपने लिए प्रोटीन वाला, और फिर बाहर इस तरह बर्डिंग के थ्रू बाहर निकलता है और बाहर फिर दूसरी सेल पे अटैक करती है, और इस तरह फिर से यहाँ पर एक और सेल पे अटैक करती है और ख़ुद को रिप्रोड्यूस करता है और ख़ुद को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा करती है। इस तरह के यहाँ पर सिम्टम आप HIV वायरस जो होते हैं, फीवर है, रशेस है, मसल एच होते हैं, स्वालिंग, आप नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, जो कि मोस्ट पीपल में इस तरह नहीं होती। बहुत सारे सालों बाद इसमें पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अगर ये अटैक आप पे करे भी, अल्लाह ना करे कि किसी पे अटैक करे, लेकिन किसी पे अटैक करे तो ये फिर बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। कई सालों तक इसके सिम्टम का कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब ये पूरी तरह आपकी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करे तो फिर आप में इस तरह की फिर आपकी इस तरह के सिम्टम भी आते हैं, और साथ साथ फिर आप पे इस तरह अपॉर्चुनिस्टिक इंडिविजुअल्स भी अटैक कर सकते हैं, जो कि अगर आप टेस्ट भी करें तो टेस्ट भी अगर हो सकता है आप टेस्ट में भी अंदाज़ा न हो, लेकिन इस तरह की जब इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर होगा तो फिर इस तरह के टॉक्सिक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, कैंडिडाइसिस ऑफ इसोफेगस, ट्रिकिया, ब्रोंकाई, और इसके साथ टॉक्सोप्लाज्मोलिसिस ऑफ ब्रेन, ये MCQs में आ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखने हैं। सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रिकरेंट नमूनिया, इसके साथ साथ ये हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है कि अगर हमारी इम्यून सिस्टम HIV के थ्रू कमज़ोर हो जाए तो कौन सा बीमारी हमारे साथ नहीं हो सकती है, कौन सी बीमारी हो सकती है, तो आपने ये याद रखनी है। ट्रीटमेंट जो है हमारे साथ हार्ट जो है इसके थ्रू, इसको हम कॉकटेल भी कह सकते हैं, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरापी जो है इसके थ्रू इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ
10-15 साल के लिए इसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट इलाज अभी तक इसका नहीं है। और प्रिवेंशन इसकी यही है कि जो चीज़ें ट्रांसमिटिव होते हैं, ट्रांसफ़र जिसके थ्रू होता है तो वो इस्तेमाल न करें। और जिस तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो जिस चीज़ पे किसी और ने किया है या कोई अफेक्टेड बंदा होता है जिससे कंटेमिनेटेड सिरंज भी आप इसकी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और नीडल्स इस्तेमाल करेंगे। टेटो जिस तरह होता है तो वो भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट औरत की जिसको प्रेग्नेंट औरत हो, जिसकी प्रेग्नेंट मदर हो फॉर एग्जांपल, जिसकी ऑलरेडी एड्स वायरस हो, तो उसकी पेटस को भी लग सकती है। और इस तरह के साथ साथ हम ख़ुद को बचा सकते हैं बहुत तरीक़ों से। इस्लामिक रूल्स फॉलो करके हम इसको बचा सकते हैं। सेक्सुअल कंटैक्ट भी नहीं होना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड प्रोडक्ट्स भी इस अफेक्टेड बंदी के यूज़ नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो टूल्स हम यूज़ करते हैं क्लिनिक में, तो उसको स्टेरिलाइज पाम में यूज़ करना चाहिए, या अगर कुछ महंगे नहीं हो तो उसको रीयूज़ नहीं करना चाहिए और न्यू यूज़ करना चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम अपना सकते हैं और ख़ुद को बचा सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है हेपेटाइटिस, जिसको हेपेटाइटिस जो होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर होता है। इसकी 3 टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस A, B, C। ये 3 टाइप्स ये होते हैं जो कि वायरस की वजह से काज होता है, और हेपेटाइटिस D जो होता है वो वायराइड की वजह से काज होता है। तो यहाँ पर ये 3 वायरस जो होते हैं, इसमें ये 2 ये वाले और ये वाले, ये RNA वायरस है, इसको RNA वायरस हम कहेंगे। RNA वायरस होते हैं। और ये वाला जो होता है DNA वायरस होता है। तो हेपेटाइटिस B वायरस जो होता है DNA वायरस होता है, बाकी 2 RNA वायरस होते हैं। और हेपेटाइटिस A को इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस B कहते हैं। इसमें चाइल्ड्स को इफेक्टिवली, पर्टिकुलरली चाइल्ड्स को ये हो सकती है। इसका टाइम जो होता है वो कई वीक से लेकर 6 मंथ तक हो सकता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता और ये ठीक हो सकता है। शॉर्ट लिव्ड इलनेस होता है और क्रॉनिक फॉर्म में नहीं जाता। क्रॉनिक लीवर डिजीज इसमें नहीं हो सकती, तो ये इतना ख़तरनाक नहीं होता है हेपेटाइटिस A वाला वायरस। हेपेटाइटिस B वायरस और C वायरस, ये दोनों ख़तरनाक हो सकते हैं, कैंसरीशियस भी हो सकते हैं। और इन दोनों की जो लीवर कैंसर को लीड कर सकता है, जिसकी वजह से आपके लिए पितल भी साबित हो सकता है, ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। इसमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़ बनते हैं, और ये जो इसकी स्प्रीड जो होता है, सलाइवा, विजाइनल फ्लूइड, टीयर्स और यूरिन सबके और ब्लड की थ्रू सबकी वजह से हो सकता है। इसकी सिम्टम जो रहता है सबकी, इसकी सिम्टम भी यही है। और इसकी सबकी जो टूथब्रश वगैरह है, रेज़र वगैरह है, इसकी वजह से भी स्प्रीड हो सकता है। तो आपने इन सबसे बचना होगा। ब्लड पर्सनल जो होता है, इससे भी आपने बचना होगा। तो ये डिजीज़ जो होते हैं इतनी, इसमें यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होते हैं टेस्ट के लिए, जो हमें याद रखनी होती है कि इसके सिम्टम वगैरह होते हैं, इसका जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस काज करता है, और इसका ख़तरनाक कौन सा होता है, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं। तो टेस्ट के लिए यही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हमें यही याद रखना है। फिर इसके बाद हमारे साथ हैं हर्पीस कम्प्लेक्स वायरस जो होता है। ये 2 तरह के होते हैं, हर्पीस कम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीस कम्प्लेक्स वायरस 2। ये 1 जो होता है प्राइमरीली ये ओरल हर्पीस काज करते हैं। ओरल हर्पीस जिसमें मौत और पेस आता है, और इस पर सोर्स और फीवर्स, ब्लस्टर्स वगैरह इस पर नमूदार होते हैं। तो ये सबसे पहले 1 वाला जो होता है ओरल हर्पीस होता है, और 2 वाला जो होता है जेनेटल हर्पीस होता है, जिसमें जेनेटल एरियाज़ पे आपके हर्पीस वगैरह आ सकते हैं। हर्पीस आउटब्रेक्स होता है, और सिम्टम भी इसकी यही है कि जेनेटल या माउथ या ओरल पेस पे जगह पे आपके हर्पीस कम्प्लेक्स वायरस की जो सिम्टम है ये अपेयर होंगे। और इसमें फिर बाद में फोलियो वायरस है। ये डिजीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें यही बातें याद रखनी होते हैं, और इसमें इंक्यूबेशन पीरियड वगैरह ये चीज़ें याद रखने होते हैं। बाकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टेस्ट के लिए। तो पोलियो वायरस जो होता है ये हाईली इन्फेक्शियस वायरस होता है। ये भी RNA वायरस है, और ये यंग चिल्ड्रन में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। उसका जो टाइम होता है, जिस टाइम वो अटैक करता है, तो 14 साल से कम बच्चों को अटैक कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 35 डेज़ इसका एवरेज टाइम होता है। इसका एवरेज टाइम जो होता है वो 7 to 14 डेज़ होता है। और ये जो रेंज जो होता है 5 से 35 दिन तक। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, अटैक करने के बाद, किसी वायरस के अटैक करने के बाद और सिम्टम अपीयर होने से पहले जो टाइम होता है, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। और इसमें पैरालिसिस ऑफ मसल्स होते हैं, जो कि यूजुअली आपका डेथ इसकी वजह से काज हो सकता है। और इसके एबॉर्टिव सिम्टम डिफरेंट होते हैं, और
इंटेस्टाइनल ट्रैक पे भी इन्फेक्शन कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, लेकिन इसमें यूजुअली पैरालाइज होते हैं मसल्स के, जो कि आपकी पूरी बॉडी में भी हो सकते हैं और किसी ख़ास जगह में भी हो सकती है, लोअर लिम्ब में हो सकती है, अपर लिम्ब में भी हो सकती है, और इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है। तो लेकिन ये बहुत रेयरली है, आजकल बहुत कम होता है, उसका रेशो बहुत कम है, और अल्हम्दुलिल्लाह कम पोलियो वैक्सीन के थ्रू ये बहुत कंट्रोल हुआ है। फिर इसके बाद है प्रियांस जो हमारे साथ है इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल है। ये नॉर्मल प्रोटीन के मॉडिफाइड पाम्स हैं, और नॉर्मल प्रोटीन जो होते हैं उससे ये मॉडिफाइड पाम इससे ही बनते हैं ये, और भी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ भी कर सकते हैं, और ये बहुत ख़तरनाक फिर बनता है, और ये भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ करते हैं, जिस तरह की स्कॉर्पियो हुआ, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ शीप एंड गोट्स इफेक्ट होता है, और इसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स उसके लिए फेटल भी साबित हो सकते हैं। और इसके साथ साथ फिर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर CJD जो है, और इसके साथ GSS और FFI, ये 3 तरह के डिजीज़ है, जो कि ये स्लीप वाला डिजीज़ है, और इसके साथ ये जेनेटिक डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज़ है, और ये भी ब्रेन डिसऑर्डर है। ये 3 तरह के डिजीज़ ये भी काज कर सकती है, और ये भी अल्पर सिंड्रोम जो होता है ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो ये सारे डिजीज़ जो होते हैं ये काज करते हैं हमारे साथ प्रियांस, जो कि ख़तरनाक इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं। और इसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो है हमारे साथ वायराइड है, हम इसके बाद वायराइड पढ़ेंगे। वायराइड जो होते हैं हमारे साथ ये इन्फेक्शियस RNA होता है, और ये बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, ये वायरस से भी सिंपल होता है। ये वायरस जो होता है नॉन सबसेलुलर होता है, लेकिन ये वायरस से भी सिंपल होता है, और ये इन्फेक्शियस RNA होता है, इस पर प्रोटीन कोड भी नहीं होता, और इसके साथ ये बहुत सारे डिजीज़ भी काज करते हैं। और इस सिंगल स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है RNA के, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट के हवाले से, और सिंपल होता है वायरस से, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये जो डिजीज़ करते हैं, इसके डिजीज़ जो है ये भी आपने याद रखना है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ जो होता है, क्यूकम्बर पेल फ्रूट डिजीज़ होता है, और इसके साथ साथ सिट्रस एक्जोकार्टिक डिजीज़, किडन डिजीज़ आप कोकोनट, ये भी काज करते हैं वायराइड। ह्यूमन में जो है डिजीज़ काज करते हैं हेपेटाइटिस D वायरस, हेपेटाइटिस D वायराइड काज करते हैं, और हेपेटाइटिस D जो है ह्यूमन 1 डिजीज़ है ह्यूमन में, जो कि ये काज करती हैं। और इसके साथ साथ प्लांट में जो है ये PSTV काज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस वायराइड डिजीज़ जो होता है ये काज करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो इसका फॉर्मेशन होती है, और वायराइड इस तरह वायराइड की यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ह्यूमन में अक्सर टेस्ट में आता है कि हेपेटाइटिस D जो है ये कौन सा काज करती हैं, तो यही, और उसके ये डिजीज़ आपने याद रखनी है। और इसके इन्फेक्शियस RNA वायरस है, जो कि RNA एक सिंपल सा सिंगल स्टेट इन्फेक्शियस RNA होता है, जो कि इस पर प्रोटीन कोड भी नहीं होता। तो यही बातें इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में इतनी ज़्यादा बातें नहीं, बस जो बातें हैं वो यही है। और इसके साथ साथ एक वीडियो और है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो इस चैप्टर की है, जो ऑलरेडी मैंने बनाया है, वो आप देखेंगे। इसमें बैक्टीरियोफेज वायरस के स्ट्रक्चर है, HIV वायरस का, और फ्लू वायरस, ये 3 वायरस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 1-2 MCQs आते हैं, तो आपने वो लाजमी देखनी है। और इसके साथ साथ ये की पॉइंट्स आपने ये हर चैप्टर की पॉइंट्स देखने हैं, और उसके बाद जो MCQs होते हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। इंशाअल्लाह कल चैप्टर नंबर 6 बैक्टीरिया पे आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।